ये उस समय की बात है जब एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसे लोग शैतानपुर के नाम से जानते थे। ये गांव किसी अंधेरी और भयानक जंगल के बीच स्थित था जहां धूप कभी नहीं पहुंचती थी। गांव के लोगों ने कहा कि जंगल में एक बहुत ही प्राचीन और भयानक हवेली है जिसे लोग भूत बंगला के नाम से जानते थे। हवेली की पुरानी दीवारें जिनमें बहुत ही सालों की धूल जम चुकी थी, जो गहन अंधेरे में डूबी हुई थी, हमेशा गांव की कहानियों का वो हिस्सा रही थी हवेली। गांव के लोगों ने कहा कि हर पूर्णिमा की रात को हवेली से अजीबोगरीब आवाज़ें आती है। कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़, कभी किसी के रोने की आवाज़, कभी किसी का सन्नाटा टूटे हुए हंसी की आवाज़। लोगों ने कहा कि यह आवाज़ें वही पुरानी हवेली से आती थी जहां कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी वहां कुछ तो था। एक दिन एक यात्री किसी दूर गांव से शैतानपुर आया जिसका नाम विक्रम था। विक्रम एक साहसी आदमी था और उसने सुना था कि शैतानपुर की हवेली में भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन उसका विश्वास था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता और यह सिर्फ लोगों की कल्पना है। इसलिए उसने ठान लिया कि वो पूर्णिमा की रात को हवेली में ही बिताएगा और साबित करेगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। पूर्णिमा की रात आई। चांदनी ने हवेली को अपने सोने की रोशनी से ढका हुआ था, लेकिन अंदर की गहरी अंधेरी दीवारों ने उस रोशनी को निगल लिया था। विक्रम धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ रहा था। उसकी धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। हवेली की पुरानी लकड़ी की दरवाजे से एक भयानक सिसकारी की आवाज़ आई। जब विक्रम ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी सांस रोक ली और दरवाज़ा खोल दिया। हवेली के अंदर का नज़ारा विक्रम को स्थिर कर गया। वहाँ का माहौल इतना भयानक था कि उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अंधेरा, सन्नाटा, पुरानी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियाँ और हवा की ठंडी सांसें, सब कुछ उसे डरावना लग रहा था। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और हवेली के अंदर की ओर बढ़ा। रात बीतने लगी, लेकिन विक्रम को कोई भी भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं दिखा। लेकिन रात के आखिरी घंटे आए तब हवेली में कुछ अजीब होने लगा। हवेली की दीवारें अपने आप हिलने लगी। पुरानी खिड़कियों से हवा की सिसकारी तेज हो गई और एक अजीब सा माहौल छा गया। विक्रम को लगा कि वो अकेला नहीं था, कोई और भी उसके साथ था। फिर वो कुछ महसूस करने लगा, एक ठंडी हवा, एक भयानक आवाज़ और एक अजीब सा एहसास। तभी उसने देखा एक भयानक छाया जो उसकी ओर बढ़ रही थी। वो छाया किसी इंसान की तरह दिख रहे थे, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक काला धुंधला सा रूप था। विक्रम का दिल संकुचित हो गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया और उसने भयावह छाया की तरफ देखा। छाया ने उससे बात करने की कोशिश की। उसकी आवाज़ एक गहरी गूंज की तरह गूंज रही थी, जैसे वो एक खोखले कमरे से आ रही हो। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, उसने कहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। विक्रम ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए कहा, मैं यहाँ सिर्फ ये साबित करने आया हूँ कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। उस परछाई ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराई। अच्छा, तो फिर ये देखो। और तब हवेली का माहौल और भी ज़्यादा भयानक हो गया।
हवेली की दीवारें और तेज हिलने लगी और हवा की सिसकारी तेज हो गई। पुराने कमरे में से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी और विक्रम को लगा कि वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ और भी है। विक्रम का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने फिर भी साहस दिखाया। मैं तुमसे नहीं डरूंगा, उसने कहा, चाहे जो भी हो जाए। छाया ने उसकी बात सुनी और फिर से मुस्कुराई। तो फिर तुम्हें ये देखना होगा, उसने कहा, और फिर वो गायब हो गई। और तब हवेली का माहौल और भी ज़्यादा भयानक हो गया। एक तेज रोशनी हवेली के अंदर चमकी और विक्रम को लगा कि उसका पूरा सिर घूमने लगा और वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। हवेली के अंदर का सन्नाटा अब एक भयानक शोर बन गया था और विक्रम को लगा कि उसका अंत आने वाला है। लेकिन फिर एक चमकदार रोशनी ने हवेली को भर दिया और विक्रम को लगा कि उसका दर्द कम हो रहा है और उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो देखा कि वो हवेली के बाहर खड़ा है और उसके सामने वही परछाई खड़ी है। तुमने साबित कर दिया कि तुम साहसी हो, परछाई ने कहा, लेकिन याद रखना, भूत प्रेत सच में होते हैं और वो तुम्हें हमेशा याद दिलाएंगे कि तुम उनसे बच नहीं सकते। और तभी वो परछाई गायब हो गई। फिर विक्रम भी वहाँ से चला गया अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए, लेकिन उसने हमें याद रखा कि भूत प्रेत सच में होते हैं और वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। तूफान की एक रात, जब सब लोग अपने अपने घर में सो रहे थे, किसी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वो रात उनके लिए सबसे भयानक रात होने वाली थी। हर रात की तरह ट्रेन स्टेशन का सन्नाटा सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज़ के साथ टूटा। लेकिन उस रात कुछ अलग था। सब कुछ सामान्य था, फिर भी कुछ अजीब सा था। तभी वो आई, ट्रेन नंबर 666, जिसे लोग खूनी ट्रेन के नाम से जानते थे। इसके बारे में कई भयानक किस्से सुने गए थे, लेकिन कोई भी उन्हें सच नहीं मानता था। ये कहा जाता था कि इस ट्रेन में सिर्फ भूत प्रेत ही सफ़र करते हैं, लेकिन किसी ने ये देखा नहीं था, इसलिए ये सिर्फ एक कहानी थी। स्टेशन पर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना स्टेशन मास्टर रामू काका। उनके चेहरे से दिख रहा था कि वो किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। ट्रेन की सीटी ने उन्हें जगा दिया था, लेकिन जब उन्हें प्लेटफॉर्म पर कोई यात्री नहीं दिखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि ट्रेन रुकी हुई है, पर कोई यात्री ट्रेन से बाहर क्यों नहीं आ रहा। रामू काका ने अपनी मोमबत्ती की रोशनी में देखा, ट्रेन की खिड़कियों से काला धुआं निकल रहा था, जैसे किसी ने अंदर आग लगा दी हो। पर वो समझ गए कि ये आग नहीं, ये तो कुछ और ही था। वो डर गए, लेकिन उन्हें अपनी हिम्मत जुटाई और ट्रेन की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने ट्रेन के पहले डिब्बे का दरवाज़ा खोला, उन्हें एक तेज हवा का झोंका लगा। उनकी मोमबत्ती बुझ गई, अंधेरा छा गया। वो अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई रो रहा हो, कोई चीख रही हो। रामू काका ने अपने हाथ में लालटेन पकड़ रखा था। उसकी रोशनी से वो हवा की आवाज़ की ओर बढ़े और जैसे ही लालटेन की रोशनी ट्रेन के अंदर डाली, उनका दिल बैठ गया।
ट्रेन के अंदर जो नज़ारा था वो भयानक से भी भयानक था। ट्रेन के अंदर कुछ अजीब सा था। कुर्सियां उल्टी हुई थी, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, कुछ खून के दाग भी नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे डर लगाने वाला मंजर वो था जब उन्होंने देखा ट्रेन के डिब्बे में कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना बाबा वो बैठा हुआ था जिसके हाथ में एक त्रिशूल था। बाबा ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। रामू काका भयभीत होकर वहाँ से भाग गए, लेकिन वो जब अपने केबिन में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ट्रेन की सीटी बज रहे थे। वो पलट कर देखें तो देखा कि ट्रेन स्टेशन से चलने लगी थे। ट्रेन की आखिरी झलक देखकर रामू काका बेहोश हो गए। जब होश में आए तो उस समय सुबह के 5 बज रहे थे। वो भयभीत होकर अपने घर चले गए। उनका ये मानना था कि वो खूनी ट्रेन थे जो हर साल एक बार आती है। किसी को उस ट्रेन का पता नहीं कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। सिर्फ इतना ही पता था कि जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है वो कभी वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। नवंबर का महीना था। इस साल दिवाली के बाद से ही ठंड एकदम बढ़ गई थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। अचानक से एक पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। अर्थव ने जल्दी से अपना बैग उठाया और नीचे उतर गया। उसने देखा दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। एक चाय वाला ज़रूर एक छोटी सी स्टॉल पर ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों के लिए चाय की व्यवस्था करने के लिए खड़ा हुआ था। अर्थव जल्दी से उसके पास गया और बोला, भाई एक गर्मा गर्म चाय पिला दो। जी साहब, बैठिए, उसने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे ठंड इतनी है, मुझे यहीं आग के पास खड़े रहने दो। उसने आग की गर्मी से अपने हाथ गर्म करते हुए कहा। जैसा आपकी मर्जी साहब। कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? रतलाम से आया हूँ और इस गांव में अपने एक दोस्त से मिलने आया हूँ। अच्छा, तो आपका दोस्त आपको लेने आ रहा होगा? अरे नहीं, उसे तो पता भी नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। तो फिर आप उसके घर कैसे जाएंगे? गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और रास्ता बहुत ख़राब है। इस समय जाने के लिए कोई साधन भी नहीं मिलेगा। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे बता कर आना चाहिए था। मम्मी पापा ने मुझे बहुत रोका था पर मैंने उनकी बात ही नहीं मानी। मैं उस दोस्त के कॉल करता हूँ, शायद वो आ जाए। साहब, आपको अपने बड़े बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए। अब कोई फ़ायदा नहीं। गांव में किसी के भी मोबाइल कंपनी में टावर नहीं है। गांव के लोग यहाँ आकर ही बात करते हैं सबसे। तो क्या पैदल भी नहीं जा सकते हैं? नहीं, रास्ते में बहुत घना जंगल है, आपका जाना सही नहीं होगा साहब। उसने चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसने कितनी बड़ी मूर्खता की है। दोस्त को सरप्राइज देने के चक्कर में वो खुद परेशानी में फंस गया। उसने चाय वाले से कहा, भैया अब आप ही कुछ बताओ, मैं क्या करूं? चाय वाले ने अपने गैस को बंद करते हुए कहा, इतनी रात में आपको कोई साधन नहीं मिलेगा और ना ही इस समय आपका गांव में पहुंचना मुमकिन है। आप ऐसा करो, आज रात यहीं रुक जाइए, सुबह होते ही निकल जाइएगा। तो क्या यहाँ आसपास रुकने का कोई इंतज़ाम है? हाँ साहब, एक धर्मशाला ज़रूर है, पर पता नहीं वो भी खुला होगा या बंद। अगर आप शायद 11:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं तो हो सकता है कि कोई कमरा मिल जाए। हाँ मुझे बताइए, मैं चला जाता हूँ, वक्त बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अर्थव ने अपनी घड़ी में समय देखते हुए कहा, जिसके कांटे 11:20 का समय बता रहे थे।
रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही दाहिनी ओर एक पहली सड़क पर पहली गली में ही धर्मशाला है, चाय वाले ने बताया। चाय के कप में बची हुई चाय को गले से उतारते हुए उसने अपना बैग उठाया और रेलवे स्टेशन से बाहर आकर धर्मशाला के रास्ते में बढ़ने लगा। चाय वाले ने अर्थव को जाते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। तभी रास्ते में उसे एक बच्चा दिखा। बच्चे ने हाथ से बाएं का इशारा किया, या फिर शायद आगे नहीं जाने का इशारा किया। वो कुछ समझ नहीं पाया, पर एक बच्चा इतनी रात में सड़क पर क्यों था, इस बारे में उसने सोचा नहीं। अर्थव उस छोटे से रेलवे स्टेशन के पास बनी एक छोटी सी पुरानी धर्मशाला के एक कमरे में लेटा हुआ था। सफ़र में वो बहुत थक चुका था, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ चुकी थी। अचानक से रात में किसी के चलने की आहट से उसकी नींद खुली। कमरे में एकदम घना अंधेरा था, शायद बिजली जा रही थी। उसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और उसकी फ्लैशलाइट जलाई। उसने देखा सामने वाली खिड़की के कांच से कोई उसकी तरफ झांक रहा था। वो तुरंत चिल्लाया, कौन है वहाँ? और दौड़कर उस तरफ आया, पर जब तक वो खिड़की की तरफ आया वहाँ से वो गायब हो चुका था। कुछ ही पल में फिर बिजली आ गई। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, पर अचानक उसे धर्मशाला के मालिक की बात याद आ गई। तुम यहाँ नए हो इसलिए बता रहा हूँ, रात में चुपचाप सो जाना और सुबह ही अपना बिस्तर छोड़ना। बाहर से किसी की भी कोई भी आवाज़ आए, चाहे कोई भी शोर हो, कोई चिल्लाए मदद के लिए या फिर कुछ भी, बस कमरे से बाहर मत आना और ना ही खिड़की खोलना। वो उसका कारण पूछता उससे पहले ही वो खुद कमरे में सोने चला गया। वो खिड़की बंद करने जा ही रहा था कि अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। उसे याद आया कि अक्सर भूतिया फिल्मों और कहानियों में ऐसा ही होता है। ये एक तरह का छलावा होता है, पर वो इन बातों में विश्वास नहीं करता था। उसने धीरे से खिड़की खोली। इसी दौरान खिड़की पर बंधा हुआ कलावा नीचे गिर गया और खिड़की से बाहर झांका उसने तो उसे धर्मशाला के कुएं के पास एक लड़की बैठी बैठी रोती हुई नजर आई। पर कहीं ये कोई छलावा ना हो, ये सोचकर उसने खिड़की बंद कर ली और आकर रजाई में लेट गया। अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और खिड़की फिर से खुल गई, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो फिर से खिड़की बंद करने जाए। उसे अब नींद भी नहीं आ रही थी। रात के 2 बज चुके थे। वो रजाई में घुसकर मोबाइल चला रहा था। पास से झिंगुर की आवाज़ आ रही थी। अंधेरे कमरे में केवल उसके मोबाइल की रोशनी, कभी कभार कोई मच्छर उसके कानों के आसपास घूमकर उसे परेशान करता। अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसकी रजाई के कोने के पैरों की तरफ कोई खड़ा हुआ है। उसने जल्दी से मोबाइल हटाकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने रजाई से मुंह ढक लिया और रजाई के अंदर मोबाइल चलाने लगा, पर अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसकी रजाई में पैरों की तरफ कोई है। उसने मोबाइल से रजाई के नीचे की तरफ देखा और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके पैरों के नीचे एक लड़की का सिर था। वो जोर से चिल्लाया। उसने जल्दी से अपनी रजाई हटाकर बिस्तर से नीचे फेंक दी, पर वहाँ कोई नहीं था और जल्दी से कमरे की लाइट जलाई। उसने देखा कि रजाई को जहाँ ज़मीन पर उसने फेंका था वहाँ ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे रजाई के अंदर कोई हो। उसने डरते हुए कहा, मुझे पता है
कमरे में कोई है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। उठो, कौन हो तुम? उसने डरते डरते धीरे धीरे रजाई को खींचा, पर वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और लाइट बंद करके फिर से रजाई पर लेट गया। पर रजाई में लेटकर जब उसने करवट ली तो उसे एक जली हुई लड़की उसके साथ लेटी नजर आई। वो डर से चीखने लगा, पर शायद उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं जा रहे थे। वो डर के मारे चारपाई के नीचे जाकर कूद गया और वहां लेट गया। वो बहुत ज्यादा डर गया। उसने चारपाई के नीचे डरते हुए देखा, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। उसे कुछ चिपचिपा सा महसूस हो रहा था। तब उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट से देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। नीचे किसी की जली हुई लाश पड़ी थी और वो चिपचिपी चीज किसी का खून थी। एक बार वो चिल्लाया और जल्दी से भागता हुआ दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा बंद था। उसने पूरी ताकत लगाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। अचानक से वो रजाई बिस्तर से अलग हो गई और खड़ी हो गई। तब बर्तब खिड़की से बाहर की तरफ कूदा। वहाँ कूदते ही उसने देखा कि वहाँ बहुत सी आत्माएं भटक रही हैं। वो सब भी उसकी तरफ पड़ने लगी। वो उनसे बचने के लिए धर्मशाला के मालिक की तरफ भागा, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तब वो उसकी खिड़की की तरफ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। ये लोग कौन है? मुझे बचा लो। धर्मशाला के मालिक ने खिड़की पर आकर कहा, तुम्हारी मौत तो उसी समय लिखी जा चुकी थी जब उस चाय वाले ने तुम्हें इस शैतानों की बस्ती में यहाँ पर ठहरने के लिए कहा। पर मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, चेतावनी दी थी, तुम्हारी खिड़की दरवाजे पर कलावा बांधा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और खिड़की खोल दी। उसी का नतीजा है। बड़े बुजुर्गों की बात हमेशा सुननी चाहिए। और वो कमरे की लाइट बुझाकर सो गया। अर्थव ने देखा एक साथ बहुत सारी आत्माएं उसकी तरफ आ रहे थे। वो उनसे बचकर भागना चाह रहा था, मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। वो आत्माएं उसे कुएं की तरफ ले गए और उसे अपने साथ ले जाकर एकदम से धक्का दे दिया। मरने से पहले उसने देखा उसमें उसी की तरह ही और भी कई सारे यात्रियों के कंकाल पड़े हुए थे। वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही सभी शैतानी आत्माओं ने मिलकर उसके शरीर को नोच खाया। अगली रात अर्थव की आत्मा भी उनके साथ ही किसी नई यात्री का इंतजार कर रहे थे। और इधर चाय वाला एक और शख्स को उस धर्मशाला के बारे में बता रहा था।